नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस पूरे ट्रिप की शुरुआत हुई थी जाने के लिए ऑरोविले सोचा था। ऑरोविले पौंडीचेरी में एक ऐसी जगह है जो औरबिंदो आश्रम से कनेक्टेड है और वहाँ पे मदर हैं एक जो श्री औरबिंदो के साथ रहती थी। उन्होंने उसको डेवलप किया है जगह को इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कि वहाँ पे सारी नेशनैलिटीज़ के लोग, बहुत सारे देशों के लोग आके बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के एक साथ रहें। और वहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट है कि सबको बराबर सैलरी मिलेगी और एक यूनिटी की फीलिंग के साथ सब लोग रहेंगे। वहाँ पे कोई ओन नहीं करेगा, ना जगह ना घर, किसी की ओनरशिप नहीं है, सब कुछ ऑरोविले को बिलोंग करता है। तो एक जिज्ञासा हुई थी मन में ऐसी जगह जाके देखने की, तो इसी पर। लेकिन क्यों, जब हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर रह रहे हैं तो फिर वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है? कहीं ना कहीं हम लोग चाहते हैं कि हम लोग लॉन्ग टर्म में खुद भी ऐसी जगह रहें या ऐसी जगह बनाएं अपने लिए जहाँ पे एक तरह की फीलिंग हो, स्पिरिचुअल फीलिंग हो। एक जैसे हम कृष्ण मूर्ति फाउंडेशंस में भी जाते हैं तो वहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप डी स्ट्रेस कर सकते हो, आप टीचिंग्स में गहरे जा सकते हो, आप अपने अंदर गहरे जा सकते हो, खुद के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। घर में तो हर कोई रहता है बट वो एक हमड्रम में बंधा होता है। तो ऐसी जगह जाना चाहते थे, देखना चाहते थे जहाँ पे आप उस चीज़ से निकल के अपने अंदर की जो भी सर्च है उसमें और ज़्यादा गहरे जाके उसको कर सको। तो कैसी रही आपकी ट्रिप, हम लोग की ट्रिप? नहीं, फिर बात तो ऑरोविले से शुरू हुई, लेकिन फिर चूँकि रमन महर्षि को पढ़ते हैं, उनकी किताब पढ़ते हैं, टीचिंग्स आप पढ़ा रहे हैं, तो फिर ये हुआ कि अगर हम लोग वहाँ जाएंगे इतनी दूर तो क्यों नहीं हमें एक बार रमन आश्रम विज़िट करना चाहिए। और एक दिन था हमारे पास जिसको हमने सोचा था कि हम चेन्नई जाएंगे, वहाँ पे एक दिन स्पेंड करेंगे, शायद कुछ लोगों से मिलेंगे, लेकिन फिर उसको हमने प्लान किया कि नहीं, हम तिरुवन्नामलाई जाएंगे। और पहला ट्रिप चेन्नई से डायरेक्टली हम लोग पहुँचे हैं, लखीमपुर से सीधा पहुँचे हैं तिरुवन्नामलाई। 18 घंटे की लंबी सी जर्नी थी, पहले फ्लाइट कार फिर कार बहुत लंबा 18 घंटे लगे पहुँचने में। तिरुवन्नामलाई गए फिर हम लोग और रात में 2:30-3 बजे पहुँचे थे। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग था कि टाइमिंग्स जो अभी आश्रम के हैं वो बहुत कम हैं, कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शंस पूरी तरह खुले नहीं हैं। नेक्स्ट डे उठ के फिर मॉर्निंग में रमन आश्रम गए। तो बेसिकली हम लोग गए थे वहाँ पर ये देखने के लिए कि अगर हम कभी आज या आज से 10 साल बाद कोई जगह ऐसी बनाते हैं जहाँ पर हम दोनों के अलावा कोई और भी रह सके और वो ख़ास तौर से स्पिरिचुअल जर्नी में है और अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, तो उसके लिए हम लोग विज़िट करने गए थे ऑरोविले और पहुँच गए रमन आश्रम। कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा। जब मैं एक्सपीरियंस को शब्द में बोल रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शब्द जो है उसके लिए कम पड़ रहे हैं। मैंने तो अपना पूरा एक्सपीरियंस आने के बाद लिखा था एक व्लॉग में। हाँ, मैंने व्लॉग में एक लिखा है पूरा एक्सपीरियंस। शेयर करना चाहोगे अभी? हाँ, पहले दिन बेसिकली क्या हुआ, हम लोगों ने आश्रम विज़िट किया सुबह सुबह। जहाँ हमने जगह लिया था रहने का वो आश्रम के पास ही थी, मुश्किल से 2 किलोमीटर। ऑटो से हम लोग रमन आश्रम गए और चूँकि जाने से पहले मैंने वेबसाइट पे उस पहाड़ के बारे में, अरुणाचला जिसको बोलते हैं, वो जो वहाँ पहाड़ है जिसको बोलते हैं कि जो शिवजी थे उन्होंने उस पहाड़ का रूप लिया था, और वो जो पहाड़ है वो साइंटिस्ट बोलते हैं कि वो बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना है। तो वो पहाड़ के पास ही वो जगह थी जहाँ हम लोग रुके थे। तो मुझे तो उस कुछ था, पता नहीं क्यों, एक क्यूरियोसिटी थी अरुणाचलम को देखने की। वो भी रास्ते में देखा। आश्रम पहुँचे तो बाहर जैसे किसी मंदिर में होता है, अपने शूज़ डिपॉजिट कर दिए, अंदर गए, सामने ही वो पेड़ था जिसके बारे में भी मैंने देखा था, 400 साल पुराना पेड़ है वो। आश्रम का सिंपल सा लुक था, बहुत सिंपल। एंटर करते ही राइट हैंड पे बुक शॉप है, आप सीधा जाते हो, सामने ही अरुणाचल पर्वत दिखाई देता है। और एक पार्ट अभी फ़िलहाल खुला हुआ था आश्रम का जहाँ की रमनन की समाधि है, उनकी मदर की समाधि है, न्यू हॉल मेडिटेशन का और ओल्ड हॉल मेडिटेशन का। इतना पोर्शन खुला था और थोड़ा ओपन स्पेस। तो मेनली तो हमारा टाइम पहले दिन बुक शॉप में गया और हम व्लॉग बनाया ओल्ड हॉल न्यू हॉल का। और जैसे ओल्ड मेडिटेशन हॉल जहाँ पे खुद रमन महर्षि बैठते थे, 20 साल वो वहाँ रहे हैं
और आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने उनके बारे में पढ़ी मॉर्निंग में कि जब वो वहाँ रहते थे तो 24 आवर्स 24 घंटे वो अवेलेबल रहते थे, कोई भी पहुँच जाए वहाँ, चाहे रात के 2 बजे चाहे 3 बजे। रमन्ना का वहाँ पे काउच था, उसी पे वो सोते थे और उन्होंने बिल्कुल मना कर रखा था कि कोई किसी को रोकेगा नहीं। द होल आश्रम यूज्ड टू बी ओपन, कोई भी जा सकता था उनके दर्शन के लिए और वो खुद को भी अवेलेबल रखते थे लोगों के लिए। उनके आश्रम में भी यही था, कोई अमीर नहीं कोई गरीब, सबको बराबर ट्रीट करते थे। चाहे वो इनफैक्ट कितनी एमिनेंट पर्सनालिटीज़, जमुना बजाज, राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1 हफ्ता उनके पास रहे थे और सरोजनी नायडू उनके पास जाती थी आश्रम में। सो ही वॉज अ पर्सन जिनके पास लोग आते थे, बट उनके लिए एक नॉर्मल इंसान और एक जिसको हम सो कॉल्ड VIP वेरी इंपॉर्टेंट पीपल बोलते हैं, वो सब बराबर थे उनके लिए। दिस वॉज इंटरेस्टिंग। ऐसे भी लोग आते थे जिनको हम लोग नहीं कहेंगे। रात को एक बहुत ज़ोर से चिल्लाने वाला, चीखने वाला कुत्ता भौंकता रहा। तो रमन ने उसके लिए खाना भेजा, वो खाना खा के चुपचाप चला गया। तो रमन क्या बोलते हैं, कौन था वो? बाद में अपने डिवोटीज़ को रमन महर्षि ने बताया कि ये अरुणाचल पर्वत पे रहने वाले सिद्ध योगी थे और चूंकि उन्हें भूख लगी थी इसीलिए वो खाना मांगने आश्रम आए थे। जो आश्रम है वो बेसिकली अरुणाचल के फुट हिल्स पे है। आज ही मैं पढ़ रही थी, एक मैगज़ीन है जिसमें उन्होंने लिखा था कि रमनन कभी भी 2 माइल्स के रेडियस से अरुणाचल से दूर नहीं गए। अपनी सारी जीवन 16 साल की उम्र से जब तक उनकी डेथ हुई, उसी पर्वत पे या उसके नज़दीक में जो नीचे फुट हिल पे आश्रम बना है वहीं उन्होंने बिताया। वो कभी उससे दूर नहीं गए अरुणाचल पर्वत से। उनको बहुत सारे गिफ्ट लोग देते थे, वो किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाते थे, लेकिन एक गिफ्ट था जो उनको बड़ा पसंद आया था, वो थे बाइनोकुलर्स। उसको लगा के उनकी बड़ी अच्छी सी फोटो भी है, इसमें वो बाइनोकुलर्स लगा के सामने अरुणाचल पर्वत को देख रहे हैं। तो वही उनका फेवरेट गिफ्ट था जिसको लेके वो। लेकिन इससे ज़्यादा डॉक्टर साहब हमने टाइम स्पेंड किया पौंडीचेरी में, जिसकी कोई मेमोरी आज हम लोगों को नहीं है। और खाली अकेली मेरे को एक मेमोरी है, जिस दिन मैं सुबह जल्दी मॉर्निंग में उठ के बीच पे गई थी। तो वो एक ऐसा उस टाइम था कि बादल है, सूरज नहीं निकला है और बहुत खूबसूरत था सुबह का टाइम। वो 2 घंटे वो बस मेरी मेमोरी में पौंडीचेरी का मतलब सिर्फ एक बीच बस। और औरबिंदो आश्रम भी हमने विज़िट किया जबकि, लेकिन उसका जैसे कहते हैं कोई छाप नहीं पड़ी मन पे। कहीं वो गहराई जो मन की होती है, जहाँ हम अंदर चले जाते हैं, अपने अंदर जाते हैं या खुद के साथ थोड़ा सा अच्छा लगता है कहीं पे, वो कहीं नहीं फील हुआ पौंडीचेरी में। सिर्फ बीच का एक वो जो विज़िट था वो तो अपने आप में बहुत ही स्पेक्टेकुलर था। नेचर के साथ आप रहते हो तो नेचर अपना मैजिक करती है। अदरवाइज़ मुझे लगता है ऑरोविले में इसलिए भी हमारे ऊपर छाप नहीं पड़ सकी बिकॉज हम उसको प्रॉपर्ली विजिट नहीं कर पाए। हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही गीला था। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और हम लोग भी पता नहीं कैसे स्टेट ऑफ माइंड में गए थे कि पूरी तरह से तरतर हो गए। नहीं, बाद में तरतर हुए थे। हाँ, पौंडीचेरी का तो वो भी एक्सपीरियंस था। पैर वैर तो भीग चुके थे, शूज़ में पानी चला गया था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और हम लोग गए थे मैत्री मंदिर तक पैदल वहाँ से। तो बहुत सारे नहीं, हाँ, लेकिन काफ़ी लोग आए थे। लेकिन मैत्री मंदिर एक्चुअली ऐसा था जैसे दूर से हमने एक खूबसूरत मॉन्यूमेंट देखा, तो बहुत ज़्यादा उसके साथ हम लोगों का कनेक्शन बन नहीं पाया इस ट्रिप में। मे बी फिर दोबारा जाएं तो एक अलग एक्सपीरियंस हो। लेकिन इस बार चूँकि हम लोग जब रमन आश्रम गए थे तो उसका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था मन पे कि बाकी ऐसा लग रहा था कोई चीज़ छू नहीं पा रही है। मेन एनर्जी होती है जो लोग वहाँ पे रहते हैं, उनकी खुद की मन की स्टेट, उनकी और किस इंटेंशन से आते हैं, किस इंटेंशन से आते हैं, आपने उस जगह को किस इंटेंशन से बनाया है और वहाँ पे लोग किस लिए आ रहे हैं, एक पर्पस होता है। जैसे कि अगले दिन जब हम गए तो उस दिन मेरा कुछ भी देखने का मन नहीं था, हम लोग सीधा गए और जो उनका ओल्ड मेडिटेशन हॉल है वहाँ सब लोग साइलेंस में बैठते हैं। तो उस दिन मुझे कहीं भी रुकी नहीं मैं, ना मंदिर में ना बड़े हॉल में। आई जस्ट स्ट्रेट अवे वेंट देयर एंड सैट, और वहाँ बैठी तो एकदम ऐसे मन भर के आया जिसे कहते हैं, और टप 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 आंसू गिरे हैं जिसका कोई कारण नहीं था, कोई रीज़न नहीं था और कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं था। लेकिन उस दिन इतना अच्छा, मतलब 1-1.5 घंटा मेरा कहाँ चला गया मुझे पता ही नहीं चला। ऐसी स्टेट जिसमें शायद आदमी लोग सोचते होंगे कि कैसे जाएं, आ जाए, हो जाए, कुछ नहीं, लेकिन वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था अपने आप में। उसके बाद फिर मतलब वहाँ से निकले तो ऐसा हो गया जैसे कि सब कुछ एकदम ठहर गया, मन में शांत हो गया। कहाँ सोचने की कोशिश करें तो क्या याद आ रहा है,
चेन्नई से जब वापस आ रहे थे तो चेन्नई में रेनबो दिखाई दिया था। देखो रेनबो दिख रहा है तुम लोगों को? पूरा दिख रहा है सर, यहाँ से लेके वहाँ तक बन रहा है। सही में? हाँ देखो, दिखाओ। ये देखिए, ये बहुत फेंट लाइन है, सामने दिख रहा है, दिख रही है पूरे यहाँ से लेके ऐसे जा रहा है और ये आगे से आ रहा है, ये देखिए। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है रमन आश्रम में और ऑरोविले में? डिफरेंस ऑरोविले तो हम जुड़ ही नहीं पाए, बेसिकली हम जो थोड़ा बहुत जुड़ पाए वो रमन आश्रम से ही जुड़ पाए। और मुझे आज मैंने सुबह मैगजीन में एक आर्टिकल पढ़ रही थी तो उसमें लिखा हुआ था कि इलैयाराजा जो बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं, वो भी बहुत डिवोटी हैं भगवान रमन के, और वो अक्सर तिरुवन्नामलाई जाते हैं। तो उन्होंने उस आर्टिकल में, हिंदू के साथ उनका इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने बताया कि रमन ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे तिरुवन्नामलाई बुलाया। मतलब मैं तो खो गया था, भटक रहा था इस टाइप से करके, और मेरे मन में थॉट आया कि ऐसा तो नहीं है जैसे कि हमारी भी एक कॉल थी, वो नहीं तो हमारा कहीं कोई दूर दूर तक प्लान नहीं था, बट वो अचानक से बना कि चेन्नई जाना है, ऑरोविले जाना है। और लास्ट में एक दिन था जिसको लिए हमने सोचा था कि चलो रमन आश्रम जाएंगे, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि पूरा ट्रिप रमन आश्रम की तरफ कॉन्सेंट्रेट हो गया। और उसके बाद हम जो पौंडीचेरी गए भी, वो ऐसा लगा था जैसे कि चूंकि शुरू के प्लान में था तो चले गए, बट मन वहीं पड़ा था। शायद उस टाइम सोचा भी नहीं कि चेंज कर पाए प्लान को। तो आपके हिसाब से जो भी हम लोग कोर्सेज पढ़ा रहे हैं वो कंटिन्यू करना चाहिए? क्योंकि लोग तो रमन आश्रम में जाते हैं, बैठते हैं, उनको कुछ एक्सपीरियंस आता है, आपको भी आया। नहीं, ज़रूरी नहीं है एक्सपीरियंस के लिए आप कहीं जाते हो, लेकिन मुझे लगता है मैं रोज़ उठ के कृष्णमूर्ति को पढ़ती हूँ, तो इनफैक्ट पहले मुझे मुश्किल नहीं लगती थी। अभी 2-3 दिन से जब मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे ज़्यादा मुश्किल आ रही है उसको, चीज़ों को समझने में। हाँ, ये मेरे लिए नया था। या तो ऐसा होता है ना, कई बार जब चीज़ें समझ नहीं आती तो हम ऊपर से पढ़ लेते हैं इंटेलेक्चुअली और हमको लगता है कि हाँ हमको समझ आ गई, और अब ऐसा हो रहा है कि जब उसको पढ़ रही हूँ तो ऐसा डिफ़िकल्टी आ रही है इवन समझने में भी। पता नहीं, सेम बुक है लेकिन आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। कोर्सेज कंटिन्यू करें कि अब इनको बंद करें? क्यों नहीं सर, हर चीज़, फायदा क्या है इसका? देखिए मुझे लगता है ना, हर चीज़ जो आपको हेल्प करती है आपके अंदर जाने में। हम नॉर्मल ज़िंदगी के हमड्रम में तो अलग से टाइम निकाल नहीं पाते, लेकिन जब हम अपने आप को किसी चीज़ के लिए डेडिकेट करते हैं, चाहे वो कोई कोर्स है, चाहे वो कोई बुक है जिससे हम कॉन्शियसली सीखना चाहते हैं, तो वो आपको गहराई में लेके जाने में हेल्प करता है। तो मैं ही अगर आपके कोर्स के साथ अपने आप को बांधती हूँ तो एक तरह से मैं कॉन्शियसली अपनी लाइफ का टाइम, एनर्जी डिवोट कर रही हूँ समझने में, चीज़ों को गहरे जाने में। इसमें एक चीज़ और है, हम लोग का जो भी माइंड डेवलप होता है, चाहे वो मटेरियल साइड में हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी में हो, या तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी क्रिएट करता है या तो लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस एंड मेमोरीज एंड हैबिट डेवलप करता है। अब पिछले ऑलमोस्ट 10-15 सालों से मैं, आप और इसी के साथ साथ हमारे बच्चे भी, हमारे यहाँ 3 बच्चे हैं। गौरी अब नई मेंबर आई है, वैभव आया है। मैं पहले सोचता था कि पता नहीं जब कोई बच्चा नया हमारे साथ आके रहेगा तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, हमारा घर हो सकता है डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन अब मुझे लगता है कि वैभव के आने के बाद 1 साल जब हमारे साथ रहा तो ज़रूरी नहीं कि हमारा असर हो, बट हमारी लाइफ का, हमारे लाइफ स्टाइल का, हमारे स्टडी का, हमारे रूटीन का उसके ऊपर एक ऐसा असर पड़ रहा है जो उसको काम कर पा रहा है, शांत कर पा रहा है। और वो न्यूरोलॉजी में, ब्रेन की स्टडी में कहा जाता है, वो इसलिए होता है बिकॉज एक आदमी का स्ट्रक्चरल चेंज होता है ब्रेन में। आप जब किसी वीडियो को देखते हो, किसी भी वीडियो को एक मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, इवन एक फिल्म देखते हो या 2, 4, 5, 10 दिन के लिए भी कुछ काम करते हो, शॉर्ट जो कोर्सेज होते हैं, किसी के पास जाके आश्रम में आप टाइम बिता के आते हैं, वो भी स्ट्रक्चरल चेंज नहीं लाता है। बहुत से लोग मुझसे पूछते थे कि आप इतने लंबे लंबे कोर्स क्यों बना रहे हैं? लोग यहाँ पर भी आएंगे तो हो सकता है 2 दिन रहें, 4 दिन रहें। हम भी रमन आश्रम गए तो केवल 1 दिन 2 दिन रहे। लेकिन जब आप किसी चीज़ को बार बार बहुत टाइम तक करते हो, पढ़ते हो, स्टडी करते हो, then it brings a different kind of change in the brain. इसलिए मुझे लगता है कि because of these apps हम लोगों की हैबिट बदल रही है, और अगर इसको हम लोग कॉन्शियसली नहीं बदलते हैं तो अनकॉन्शियसली बदलेगी।
देखिए सर, या तो लाइफ में हम कॉन्शियसली कुछ डिसाइड करते हैं कि हमें ये करना है, नहीं तो वो एक जो हमारे आसपास की सोसाइटी है और जो हमारी पुरानी इंक्लिनेशंस कंडीशनिंग्स हैं बचपन से, वो हमको एक फिक्स पैटर्न में चलने के लिए मोटिवेटेड रखती हैं। और मेनली तो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, आपको पैसे कमाने हैं या आपको फैमिली के साथ जो है उसको देखभाल करना है, मेन तो यही रहता है। इनफैक्ट मुझे अब आज 15 तारीख है और 15 दिन हो गए हमको वहाँ से आए हुए, और मुझे ऐसा ध्यान है कि शायद फैमिली के साथ बैठ के हमने जो एक आध पिक्चर देखी है, मैंने अपने मोबाइल में कोई एंटरटेन होने वाला वीडियो नहीं देखा है, कोई मैंने इस टाइप का जैसे कहते हैं आप वीडियोस देख लो, आप हंसी मजाक का देख लेते हो, आप मन नहीं कर रहा, मन कर रहा है पढ़ने का। जब टाइम मिलता है तो अभी मैं इस छोटी सी बुक को लेके घूमती रहती हूँ अपने साथ में, और जब भी मन करता है तो ऐसा लगता है 4 लाइन पढ़ लूँ, कहीं से कुछ मिल जाए। तो एक स्टेट ऑफ माइंड आप जाते हो, तो वो कोर्सेज करते हो, चाहे आप अपने आप को डेडिकेट करते हो, आप एक स्टेट ऑफ माइंड में जाते हो, कॉन्शियसली जाते हो। और अगर नहीं आप कॉन्शियसली कुछ करते हो तो भी लाइफ में आप फिर ऐसा है इधर लुढ़के उधर लुढ़के, ऐसा आज यहाँ लड़ाई हो गई, आज वहाँ बहस हो गई, आज यहाँ गुस्सा निकाल लिया, उसको रिएक्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये चीज़ दोस्तों आपको खुद पूछना होगा। ये मैंने और रिम्पी ने तो शादी के टाइम और उसके कुछ सालों के बाद ये हम लोग को क्लियर हो गया कि वी नीड अ प्लेस जो कि हमारी अपनी प्लेस होगी, जो कि सोसाइटी से अलग होगी। सोसाइटी इन द सेंस जिस तरीके से लोग रह रहे हैं, इसमें पार्टीज़, फंक्शन और अनाप शनाप खर्चे, और वो खर्च खाली पैसे का खर्च नहीं होता, वो माइंड का, बॉडी का, सब चीज़ का खर्च होता है। उस टाइप की सोसाइटी बनाना चाहते हैं, या हम एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते हैं जो पीसफुल हो, जो सफरिंग ख़त्म करना चाहे, बिकॉज़ लाइफ तो अल्टीमेटली सफरिंग है, पेन है ना, बुढ़ापा हर किसी को आएगा ही। तो अगर हम कॉन्शियसली उसके लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं तो ये अपने आप नहीं होगा। एक छोटा सा चाय बनाना होता है, उसको भी अगर बेहोशी से बनाते हैं तो उसमें स्वाद नहीं आता, और ये तो पूरा का पूरा सोसाइटी बनाने की बात चल रही है। तो ये हमको खुद से पूछना होगा कि हम क्या बनाना चाहते हैं। एक्चुअली हम सोसाइटी तो चेंज नहीं कर सकते। अब कृष्णमूर्ति कहते थे यू आर द वर्ल्ड, हमारे अंदर ही पूरी दुनिया है, तो हम अपने ही साथ काम कर सकते हैं। और मुझे लगता है जब अपने साथ काम करते हैं तो उसका असर आता है। आप जहाँ रहते हो, आपके आसपास के लोगों पे भी, सब पे असर पड़ता है। आप इसलिए मत करिए कुछ भी कि आपको कुछ कॉन्शियसली बदलना है, आप इसलिए करिए कि आप चीज़ों को गहरे जाके समझना चाहते हो, अपने आप को समझना चाहते हो, अपने भीतर जाना चाहते हो। तो मुझे लगता है वो सारी चीज़ों का असर धीमे धीमे आपके आसपास हर चीज़ पे पड़ता है। डॉक्टर साहब मुझे समझाने की कोशिश कर रही हैं, कर्म के फल की चिंता किए बिना कर्म करें ना। लेकिन आपको ये ज़रूर देखना होगा कि आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं उसका फल क्या हो रहा है, और अगर आप उसको बदलेंगे नहीं, ये तो ऐसा है जैसे कि आप अगर किसी चाबी से ताला खोल रहे हैं, नहीं खुल रहा है, तो आपको चाबी बदलनी होगी। तो बदलाव आपको अपने ऊपर काम करना होगा कॉन्शियसली, क्योंकि अगर आप खुश नहीं हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, कुछ भी चीज़, चाहे पीस ऑफ माइंड, चाहे लाइफ की जो भी आपकी छोटी या बड़ी डिज़ायर्स है, तो आपको खुद ही पूछना होगा अपने आप से कि मैं क्या करूँ, कुछ करूँ कि ना करूँ। यू हैव टू डू समथिंग टू चेंज, थिंग्स विल नॉट हैपन बाय देमसेल्व्स। अपने आप नहीं होता है, नहीं होता है। जहाँ बहस होती है और सब चुप हो जाती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होती बहस। ठीक है, बस करें। थैंक यू दोस्तों आपके सब्र के लिए।